गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, डोनाल्ड लू ने इलेक्शन से मुतालिक जो कहा वो गलत है, लेकिन बानी पीटीआई से मुतालिक उन्होंने जो कहा वो सच है। ये कैसे हुआ? पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 में बेज़ाब्तगियों के जितने भी इल्जामात थे उनको मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान ने कहा कि इस पर अमेरिका से बात की जाएगी। अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन उधर पीटीआई बड़ा जश्न मना रही है। वो ये कहती है कि उन्होंने जो लॉबिंग की थी उसका नतीजा है कि डोनाल्ड लू को जाकर बयानात देने पड़े और अपनी पोजीशन को क्लियर करना पड़ा। इस वक्त डोनाल्ड लू के बयानात को तमाम पार्टीज ने अपने अपने हिसाब से परसीव किया, अपने अपने हिस्से की खुशी की बात निकालकर उस पर जश्न भी मनाया। इसमें कौन सी बात किसके हक में जाती है ये भी सब पार्टीज ने, तमाम फरीकैन ने अपने अपने हिसाब से सोच लिया। लेकिन असल में डोनाल्ड लू का जो बयान था उसको पाकिस्तान पे नेशनल लेवल पे किस नजर से देखा जाना चाहिए हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पीटीआई का जो स्टांस है उसको इंडोर्स करते हुए अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि जब साइफर साजिश थी, गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत हो जाए तो ये भी साजिश ही होती है। इसलिए सवाल उठा रहे हैं वो कि साइफर अगर था ही नहीं तो बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई। अब ये किसने कहा कि साइफर था ही नहीं? वो तो एडमिट कर रहे हैं कि साइफर था, लेकिन साजिश का एलिमेंट उसमें नहीं था। साइफर तो अपनी जगह मौजूद है लेकिन उसके मंदरजात पर अभाव में, ये भी डिस्कस करेंगे कि उन मंदरजात में ऐसा क्या था जिसको पीटीआई ऑन नहीं कर रही। इसके अलावा क्या पीटीआई को अपने इस नैरेटिव से जिस पे डोनाल्ड लू उस हेयरिंग तक पहुंचे, क्या इससे उनको किसी रिलीफ की तवक्को रखनी चाहिए? क्या मुस्तकबिल में उनको किसी किस्म का कोई फायदा मिल सकता है? ये हम डिस्कस करेंगे। किस तरह कैश करवा सकती है पीटीआई इस मामले को, और क्या पीटीआई साइफर को थ्रेट परसेप्शन बनाने की कोशिश के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला डिस्कस करेंगे वफाक और केपी के रिलेशनशिप से मुतालिक। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर आते हैं, वो कहते हैं कि हमें सूबे के कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, हमें पैसों की जरूरत है, पैसे दें। उसके बाद वो जब बाहर जाते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि ये तो फॉर्म 47 वाले वजीर आजम है। तो इस वक्त चल क्या रहा है? और इसी मामले को सामने रखते हुए आज फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि जब वजीर आजम के पास जाते हैं तो उनको पाँव पड़ जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उसके बाद वो डायलॉग मारने शुरू कर देते हैं। तो असल में मामला है क्या? ये रिलेशनशिप सूबे और विफाक के दरमियान किस तरह से चल रहा है? इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे बहुत ही अहम केस की। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन आज कलअदम करार दे दिया गया। 6 साल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने सफर किया। अब इन 6 सालों का हिसाब कौन देगा? 2018 में उनको अक्टूबर में ओहदे से बरतरफ किया गया था और आज जब उनकी उम्र 62 साल हो चुकी है तो ये कहा जा रहा है कि अब दोबारा वो ओहदे पे तो बहाल नहीं हो सकते क्योंकि मुद्दत पूरी हो चुकी है। इसलिए उनको रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा और वो तमाम मुराद भी हासिल कर सकेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 6 साल तक उनकी अपीलों पर समाअत ताखीर का शिकार होती रही। इन 6 सालों का हिसाब कौन देगा? और इससे पहले नवाज शरीफ के केसेस देखें, भुट्टो केस को देखें, ये केस आपके सामने बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अदालती निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब कौन देगा और इस जुडिशल सिस्टम को बदलेगा कौन? एक और अहम बात कि कब तक आने वाली नस्लें माजी में होने वाले फैसलों को गलत साबित होता हुआ देखती रहेंगी और दुनिया इससे क्या तासुर लेती है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज पानी का दिन मनाया जा रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान में जो पानी के ज़खायर हैं वो बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं और मतलब जिन ममालिक में शदीद किल्लत है पानी की, उनमें पाकिस्तान का इस वक्त तीसरा नंबर है और बहुत जल्द ये पोजीशन और भी ऊपर जा सकती है अगर हमने रैशनली पानी का इस्तेमाल न किया। कहत और खुश्कसाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हालात यही रहे तो कहा यह जा रहा है कि 2025 के इख्तिताम तक हमारा मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा और दुनिया में जो पानी जखीरा करने की औसत शरह है वो तकरीबन 40% होती है और हमारे यहाँ जो दरियाए पानी का हिस्सा जो जखीरा किया जाता है उसकी मिकदार सिर्फ 10% होती है। यानी हम ज़मीन से जितना पानी लेते हैं ज़मीन को वापस लौटाते नहीं हैं और इस मामले पर हम 164वें नंबर पर हैं इस वक्त। 30 साल पहले जो बोर हम करते थे 200 फीट पे पानी आ जाता था पीने का साफ पानी, अब हमें 800 फुट तक उसको गहरा खोदना पड़ता है। अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रही है कि अभी तक 7 अरब अफराद को रोज़ाना पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। 2050 तक ये तादाद बढ़कर 9 अरब तक हो जाएगी। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? इस पर बात करेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसे हम पानी के ज़खायर को रैशनली इस्तेमाल करके आइंदा आने वाली नस्लों को कर सकते हैं ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छा बेहतर पाकिस्तान दें। हमारे पैनलिस्ट हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरूख सलीम तशरीफ रखते हैं स्टूडियोज में और आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो डोनाल्ड लू के बयानात थे उनसे मेरा ख्याल आगाज करना चाहिए। इस वीक की वो सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के लिहाज से देखें। इस समात का जो खारजा की ज़ेली कमेटी में हुई, पाकिस्तान पर असर क्या होगा?
سلما، پہلی بات تو یہ کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں ان کا بڑا پرانا تعلق ہے پاکستان سے. یہ ارلی 1990s میں پشاور کونسلیٹ میں سرو کر چکے ہیں اور 6-7 زبانیں بولتے ہیں، ہماری زبان بھی بولتے ہیں، اردو بھی بولتے ہیں. اور ان کی جو اوپینین آتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کے متعلق، اس کو بڑا ویلیو کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. تاریخی طور پہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا ہے، خاص طور پہ جب عالمی مالیاتی اداروں کے پاس ہمارا کیس جاتا ہے تو ڈونلڈ لو اپنی بہت دفعہ دیکھے گئے ہیں کہ ہماری حمایت کرتے ہوئے ان عالمی مالیاتی اداروں کے پاس جاتے ہیں پاکستان کی طرف سے. تو یہ تو ڈونلڈ لو کا، اس کو میرا خیال ہے کہ ایسے شخص کو نشانہ بنانا جو ہے وہ پاکستان کے شاید بڑے مفادات میں نہیں ہوگا. اچھا، اب امریکہ کے اندر امریکہ کا بیانیہ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی، ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھیے، امریکہ کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے علم بردار ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے دنیا کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں. اسرائیل میں کیا کر رہے ہیں؟ تو بیانیہ ایک طرف ہے اور خارجہ پالیسی دوسری طرف. بالکل ٹھیک. اب آ جائیں یہ جو سب کمیٹی بیٹھی ہے، اس میں بھی آپ تفریق کر لیں کہ ایک امریکہ کی اندر کی سیاست اور ایک امریکہ کی خارجہ پالیسی. ابھی یہ امریکہ کی اندر کی سیاست ہو رہی ہے جو آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے. اور دیکھیے، جو سب کمیٹی بیٹھی ہے یہ سیاستدانوں کی کمیٹی ہے. اس کے پاس خزانے کی کنجی ضرور ہے، لیکن جو خارجہ پالیسی بننی ہے وہ اس کمیٹی کے اندر نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ وائٹ ہاؤس کے اندر بنتی ہے، جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے اور پینٹاگون کا انپٹ ہوتا ہے، فوج کا انپٹ وہاں پہ، وہاں سے وہ پالیسی بنتی. اب پاکستان کے بارے میں خارجہ پالیسی تو دیکھیں وائٹ ہاؤس بنا رہا ہے پینٹاگون کے انپٹ سے. یہ سماعت کر رہی ہے، یہ سیاسی شور مچا رہی ہے. تو اس کا کوئی پریکٹیکل امپیکٹ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی ایڈ ملتی ہوتی امریکہ کی طرف سے، اس کی کنجی ان کے پاس، اس کی کنجی یہ بند کر سکتے تھے. تو اب ہمیں ایڈ ہی نہیں مل رہی تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اچھا، بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اس قسم کی میٹنگز ہوئی تھیں، اس قسم کی ہیئرنگز ہوئی تھیں. اور بنگلہ دیش میں تو آپ کو پتا ہے ایک پارٹی الیکشن، باقی تو دوسری پارٹی نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا پارٹی. تو وہاں پہ اس کمیٹی نے ویزاز کے اوپر سینکشنز لگائی تھی. اچھا. کہ وہ اشخاص بنگلہ دیش کے اندر جو ان کے انتخابی عمل میں اس کو جمہوری نقصان پہنچا رہے تھے امریکہ کی نظر میں، ان کے ویزے بند کر دیں گے. اس کا بھی کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ نہیں جائیں گے امریکہ، ضروری جانا ہے. ویسے یہ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کیا نہیں کرنا ہوتا تو اس میں اناؤنس کر دیتے، اس میں کر دیتے سلما تو بہتری ہے ہماری. امریکہ جا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا پریکٹیکل امپیکٹ جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے حوالے سے مجھے تقریباً کچھ نہ ہوتے برابر. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی اس کا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن انور رضا صاحب، یہ جو سیاسی جماعتیں اپنے لحاظ سے اس کو پرسیو کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہماری بڑی کامیابی ہے، ادھر گورنمنٹ اپنے لیول پہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو انہوں نے پی ٹی آئی سے متعلق کہا ہے وہ ان کی کامیابی ہے. اصل میں یہاں پر کامیاب کون ہوا؟ یعنی جو الیکشن میں باضابطگیوں کی بات وہ کر رہے ہیں اس پہ پاکستان ڈینائی کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے پرسیو کرنے میں غلطی کی ہے، تو ہم بات چیت کریں گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن جو ہماری پی ٹی آئی سے متعلق ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری جیت ہے، گورنمنٹ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جیت ہے. اصل میں یہ کون جیتا؟ سلما، اس میں ہار جیت بالکل کسی کی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ہر شخص کو، خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کو اور گورنمنٹس کو، جو خود کو چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہ اپنی طرف لے کر آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انتخابات سے قبل یہی امریکہ تھا جو کہتا تھا کہ جس طرح کے بھی انتخابات ہونے چاہیے پاکستان میں ایک جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستان میں انتخابات کے وہ بھی حامی تھے، اور بعد میں جب انتخابات ہو چکے تو انہوں نے جو ہماری حکومت تھی اس کو تسلیم بھی کیا کہ ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں گے. یہ بات تو رہی کہ اگر آپ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دیکھیں تو وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات اسی طرح خوشگوار رکھیں گے جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے. آپ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ باقی دیگر ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دو طرفہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو منفی اور مثبت قسم کے جو پہلو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب اگر بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو دیکھیے کہ جو لابی فرم ہائر کی گئی اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو بیرونی دنیا کی وجہ سے دباؤ ڈالنا، اور وہ دباؤ ڈالنے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. اسی لیے لابی فرم ہائر کرنے کا مقصد انہوں نے اچیو بھی کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بتایا
बताया था कि इंटरनेशनली उन्होंने एक वाइट पेपर भी जारी करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनके साथ इंगेज है। रऊफ हसन साहब जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं और वो फॉर्म 45, 47 और इंतखाबात से मुतालिक जो धांधली है उससे मुतालिक ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। एक तो ये बात है, इसी वजह से ये इंतखाबात का शोर मचा हुआ है। लेकिन ये सियासी शोर हंगामा अपनी जगह पर रहेगा, हुकूमत काम करती रहेगी, दीगर जो मालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ उसी तरह के ताल्लुकात रखेंगे। उतार चढ़ाव आता रहता है ताल्लुकात में, वो सियासी जमातों की तरफ से होता है। आपको याद होगा कि यही बानी पीटीआई थे जो कहा करते थे कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की, फिर वो अपने बयानिए से उन्होंने यू टर्न भी लिया और फिर एक वक्त आया कि वो अमेरिका से कहने लगे कि आप मेरे साथ ताउन कीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मेरे ऊपर जो केसेस बने हैं वो पॉलिटिकल केसेस है, मुझे उन केसेस से निकालिए। यही वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो इस वक्त फोकस किए हुए है बैरूनी दुनिया को। आप देखें कि आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बैरूनी दुनिया से राब्ते किए जा रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन को देखना होगा। जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे उस वक्त उन्होंने जो हमारे खारजा पॉलिसी थी वो क्या थी, उन्होंने कितने ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब किए। उसका नुकसान उनकी ज़ात को कम हुआ लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ। अब जो गवर्नमेंट है मैं समझता हूँ कि अमेरिका उसके साथ काम करने को तैयार है और प्रैक्टिकली आप देख भी रही हैं। और ये जो सियासी शोर हंगामा है ये अपनी जगह पर कायम रहेगा। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फतह कहेगी और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब दानिशमंदी का फैसला करना चाहिए, दानिशमंदी से काम लेना चाहिए कि उन्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ये सियासी बयानात के लिए वज़ीर इत्तलात होते हैं, बाकी पार्टी की पॉलिसी होती है वो जवाब दे, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे क्योंकि मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं वो उनका हल संजीदगी से निकाला जाएगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अदरवाइज आप देखें हालात ख़राब होते जाएंगे। एक पिछले माह देखें तो गैस महंगी हो जाती है, फिर बिजली महंगी हो जाती है। तो आवाम को रिलीफ देना इस हुकूमत का पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमी की सिचुएशन को 2 करोड़ रुपया महीने का लॉबिंग फर्म्स को दे रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी उनकी नजर में, उनकी कामयाबी है। अच्छा, इस पे तो कमेंट हो गया आमिर सईद अब्बासी साहब के क्या चल रहा है, किस तरह पीटीआई इस मामले को कैश कर रही है और किस तरह गवर्नमेंट ये समझ रही है कि ये उनके हक में जाता है या गवर्नमेंट वाली पार्टीज कह लीजिए। अब बात आती है उन बयानात की जो अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला या बतौर पार्टी रुकन दे रहे हैं। एक तरफ तो वो इस मामले को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि साइफर तो था ही नहीं, आपने सजा किस बात पे दे दी, और दूसरा वो वजीर आजम के बारे में जिस किस्म की अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि वो गए थे, उन्होंने कहा कि सूबा क्राइसिस में है, कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, पैसे नहीं है खजाने में तो पैसे चाहिए। वजीर आजम साहब ने की नहानी करा दी। अब वो कहते हैं कि ये इनसे मैं क्या बात करूँ, ये तो फॉर्म 47 वाले वजीर आजम, मतलब वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो ये जो बढ़ के बाहर आके मार रहे हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है? क्या वो सूबे और वफाक के ताल्लुक को खराब कर रहे हैं इन स्टेटमेंट से? देखिए, हमारे जो सियासतदान होते हैं वो जब कैप पहनते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल वाली सरकारी ओहदे पर होते हैं या वहाँ पर जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे होते हैं तो वो बड़ी वेल डिसिप्लिन बातें करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सामने कोई पॉलिटिकल स्पेक्टेटर्स हैं, कोई जो उनकी अगर बयानात हैं उनका असर उनके वोटर सपोर्टर्स तक जाएगा तो वहाँ पर फ़ौरन जो है वो सियासी कैप पहन लेते हैं और वहाँ पर फिर वो बड़ी धुआंधार तकरीर करते हैं और वो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब तकरीरें करते थे तो वो अपने जो हरीफ हैं उनके बारे में क्या से क्या नहीं कहते थे जब सियासी तकरीर करते थे। लेकिन जब वो पावर कॉरिडोर्स में आते हैं और जब इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर वो दूसरे बयानात देते हैं। तो बहरहाल ये आपको पता है आज भी, क्योंकि शायद वो दुखी भी थे, मैंने देखा कि वो जब उन मुकदमात में पेश हुए 17 मुकदमात थे अली अमीन गंडापुर पर इस्लामाबाद के, सही। अब उनमें वो जमानतें कराते फिर रहे हैं। पहले वो एक अदालत से निकले, फिर दूसरी में गए, दूसरी से निकले, फिर वो तीसरी में गए, तो उन्हें आज जमानत तो मिल गई। तो जाहिर बात है जब वो इस मराहिल से गुजरे हों तो फिर उन्होंने जज्बात में आके जो बयान दिया कि मैं मानता नहीं फॉर्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन बहरहाल अपेरेंटली लगता है कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे जा रही हैं। पीटीआई को भी अंदाजा हो रहा है कि इस सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जो रिलीफ मिल रहे हैं उनको ले लें, जो नहीं मिल रहे उसके ऊपर आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं और आगे बढ़ें। सो लिहाजा पीटीआई भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, उनकी जो क़यादत है वो भी कर रही है और अब चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कल SIFC की मीटिंग थी, वहां पर भी चारों सूबों के वज़राए आला थे, उनकी ग्रुप फोटो भी बना प्राइम मिनिस्टर के साथ। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट भी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर KPK की। तो अपेरेंटली अब चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है सियासी जमातें हैं, उनका अपना अपना रोल होता है। आपको पता है अब जिस तरह वफाकी हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में निचकारी करने जा रही है
तो पीपल्स पार्टी बाहर से कह रही है कि नहीं करें ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सबको पता है कि वो निजकारी करनी है और साथ हैं, तो ऐसी चीजें अपनी, क्योंकि आपने अपने वोटर्स सपोर्टर्स को भी साथ लेकर चलना होता है, तो इसलिए इस तरह के बयानात भी आते रहते हैं, सारी चीजें साथ लेकर चलते हैं, सारी चीजों को साथ लेकर चलना होता है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला जो कि तमाम पाकिस्तानियों के साथ भी जुड़ा है। हर आदमी इंसाफ चाहता है और चाहता है कि अदलिया से जो तवक्कुआत हैं वो पूरी हो, लेकिन जो फैसले जिस तरह हम रिवर्स होते देख रहे हैं, उन फैसलों के आफ्टर इफेक्ट्स जो हम देख रहे हैं, उनसे दुनिया क्या तासुर लेती है और एक आम पाकिस्तानी पर उसका क्या असर पड़ता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि मैं जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले पे बात करूं, हमारे पैनलिस्ट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं ईसा नकवी साहब, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। इससे पहले जिस पे हम बात कर रहे थे डॉन लू के बयानात पे और उसको सब पार्टीज ने किस तरह परसीव किया, मैं चाहती हूँ ईसा आपका भी इनपुट आ जाए इस मामले पर कि डॉन लू के जो बयानात हैं तमाम पार्टीज ने अपने अपने हिसाब से एंगल दिया उन तमाम बयानात को, खा वो इलेक्शन से मुतालिक हो, खा वो साइफर से मुतालिक हो या साजिश का मामला हो। आपकी नज़र में डॉन लू ने जो कुछ कहा, क्या वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था? क्या पाकिस्तान को उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तानियों को इस बात से जो है वो निकल के अब ये समझ जाना चाहिए, और ये बात अंडरस्टूड है कि डोनाल्ड लू जब बात करेगा, जब कोई अमेरिकी कांग्रेसमैन बात करेगा, जो अमेरिकन सेनेटर है बात करेगा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो पाकिस्तान के या पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बात नहीं करते। वो अमेरिका के इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हैं, फिर उससे आप अपना जो मर्जी मतलब निकाल लें। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव अमेरिका का सामने आया है इस सब कमेटी की हेयरिंग में, और उसके अलावा वो ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करना है। मेरा ख्याल है वो अब ये तय करना चाहते हैं कि समंदर के साथ भी हमारे कैसे ताल्लुकात हों, इंडिया के साथ वो चाहते हैं कि हम किन टर्म्स के ऊपर कश्मीर वाले मामले पर सेटल डाउन कर लें, स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें, जो कुछ हुआ उसको तस्लीम कर लें। चाइना के साथ हम अमेरिका के कहने पर ताल्लुक रखेंगे, कैसा रखना है। चाइना को लोन शार्क कहा गया इस ब्रीफिंग में। इस समात के दौरान ये कहा गया कि सीपैक जो है वो BRI का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो ग्राउंड जीरो है सेंट्रल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, और उसका असर रसूख कम करने के लिए IMF को और अपनी लेवरेजेस को इस्तेमाल किया जाएगा, अपनी इकोनॉमिक माइट को। तो आप सोचेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर पाकिस्तान। देन दे टॉक्ड अबाउट ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, और उसमें मेरे लिए हैरानकुन बात ये भी थी कि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने आज तक उनसे इस्तिस्ना ही नहीं मांगा। एक मरतबा भी नहीं कहा कि हमें वेवर दे दें, हम ये प्रोजेक्ट अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, इसके लिए फाइनेंसिंग या फंडिंग या तो पाकिस्तान के पास रेडली अवेलेबल हो, तो वो एक दिलचस्प बात थी कि जिसमें ये कहा गया कि हम मेक श्योर करेंगे, एक तो शिप एक्ट आ रहा है, ईरानियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो उनको रोकने के लिए, तो लामहला पाकिस्तान के 959 किलोमीटर्स का बॉर्डर है एक मुल्क के साथ, हमारी ज़मीन मिलती है, और अमेरिका हमें ये चाहता है कि हम उनके साथ ताल्लुकात ना रखें। फिर अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो भी अमेरिका कहता है कि हमारे साथ अलाइनमेंट में होगी। तालिबान की तरफ हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं। और मेरे लिए ये भी हैरानकुन इंकशाफ था कि हुकूमत पाकिस्तान ताउन कर रही है उन लोगों को रिटेन करने के लिए। आप निकाल रहे हैं अफगानों को, अगर अपनी ये सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए निकाल रहे हैं, तो फिर वो लोग जो 20 साल तक अमेरिका के साथ, CIA के साथ, ISAF फोर्सेस के साथ, दीगर फॉरेन मिशंस के साथ, डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बतौर सपाई, बतौर ट्रांसलेटर, वट एवर कैपेसिटी वो काम करते रहे, वो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनको जाए या अफगानिस्तान भेज दिया जाए, जो मुल्क है उनको लेकर जाना चाहते हैं, उनके सेटलमेंट के वीजाज लगे, वो चले जाए। हम कोऑपरेट कर रहे हैं और हम उनको रख रहे हैं और बाकी अफगानों को निकाल रहे हैं। तो ये मेरे लिए हैरानकुन बात थी। तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आई है इस ब्रीफिंग से, हम यहाँ पर अपनी सियासत के मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव को सपोर्ट मिल गई, किसको नहीं, इमरान खान को मिली कि नहीं। एक मिनट, ये जितनी चीजें हुई, जिन मामलात पे बात हुई, क्या हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसको इंटरप्रेट नहीं किया? उन्होंने सिर्फ इलेक्शन वाले मामले को इंटरप्रेट किया और कहा कि हम इस पे बात करेंगे, बाकी मामलात में उनको इंटरवीन करना अमेरिका का नजर नहीं आ रहा। मेरे लिए हैरानकुन था कि कम से कम चाइना वाला मामला, बाकी मामलात पे तो फिर हमें पता है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस शायद उस तरीके से फौरी तौर पर नीजर रिएक्शन नहीं लेता, लेकिन कुछ तो पाकिस्तान की स्टैंडर्ड पोजीशंस है ना, प्रिंसिपल्ड पोजीशंस हैं। व्हेन इट कम्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, दो सॉवरेन नेशंस के दरमियान क्या मुआहदे हैं, उस पर किसी और मुल्क को एतराज है, वो एतराज हमें डिप्लोमेटिकली कन्वे कर सकता है। लेकिन ये कहना कि हम इनके ताल्लुकात को खत्म करने, रोकने के, डाउनग्रेड करने के लिए अपनी लेवरेजेस इस्तेमाल करेंगे, दिस इज अ डायरेक्ट इंटरफेरेंस
मदाखलत है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से आना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आपके ख्याल में आना चाहिए था फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जो कि इन सब मामलात पर नहीं आया, सिर्फ इलेक्शन वाले मामले पर आया। दूसरा टॉपिक हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अहम मामला है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया। आमिर सईद अब्बासी साहब जो 6 साल जाया हुए इस सारी स्ट्रगल के दौरान, उनका हिसाब कौन देगा? देखिए, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे तो उस वक्त भी उनके ऊपर इल्जामात आयद किए जाते रहे, क्योंकि वो जिस तरीके से जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाते थे, सबसे पहले उन्होंने, आपको याद होगा, इस्लामाबाद धरना केस में जब वो एग्रीमेंट हुआ जिसमें जनरल फैज साहब ने दस्तखत किए थे जो तहरीक लब्बैक का था, तो उस वक्त जब उन्होंने सवाल उठाए उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत से इल्जामात आयद किए गए। फिर उनका मामला चलता रहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, फिर उन्होंने पिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में एक तकरीर कर दी थी और उस तकरीर में उन्होंने इल्जामात आयद किए और उसके बाद फिर उन्हें उस तकरीर के बाद बरतरफ कर दिया गया था। तो अब ये जो मामला था, ये उनकी ये इस्तदा थी कि अगर आपने इस केस के ऊपर मेरे खिलाफ कार्रवाई भी करनी है तो उन चीज़ों को भी देखा जाए जो उन्होंने इल्जामात आयद किए थे कि मैनिपुलेशन होती है, बेंचेस फिक्सेशन होती है, ये तमाम तर थे। लेकिन उन्हें न सिर्फ बरतरफ कर दिया गया, कोई पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं थे, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम देखा और बहुत कठिन सफर से वो गुजरे और वो रिलीफ, और उन्होंने तमाम सहूलियात भी छोड़ी जो एक रिटायर्ड जज को या एक जज को जो है मिलनी चाहिए। लेकिन आज फिर इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम फैसलों को ओवरटर्न कर दिया और ये कह दिया कि उनकी जो बरतरफी थी वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन उन इल्जामात की ना तो कोई तहकीकात की गई, ना उन इल्जामात पर कोई बात की गई और ना ही उन इल्जामात के ऊपर अब आइंदा आने वाले दिनों में कोई बात होगी। लिहाजा ये बहुत अलमिया है कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इंसाफ है उसमें तो बहुत ताखीर रहती है, कभी किसी को 40 साल बाद मिलता है, 45 साल बाद मिलता है, इनको 6 साल के बाद मिल गया। तो जो लोग आज इंसाफ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब उनका नंबर कब आता है ये बात देखनी पड़ेगी। ठीक है, अनवर रजा साहब, इन 6 सालों के अंदर वो साल भी आते हैं जो उनकी सर्विस में काउंट होने थे, वो सब नहीं कर सके बतौर जज। क्या कोई कॉम्पनसेशन का तरीक़ाकार हमारे अदालती निज़ाम में या निज़ाम इंसाफ के अंदर मौजूद है? देखिए, एक तो जो पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम है 150 से ऊपर का है, आपको अगर याद हो। एक तो आज के इस फैसले ने जो था उस पर मोहर ज़ब्त कर दिया कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो आपको मुंह चढ़ा रहा है। और मैं कहता हूँ आम आदमी को इंसाफ अगर 40 बरस में मिलता है तो आप देखिए कि एक हाई कोर्ट के जज को इंसाफ 6 बरस बाद मिला, जबकि उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा और बड़े कठिन हालात भी देखे। उनका कसूर क्या था, जरा इसको समझिए कि उनकी जो तकरीर थी शायद यही उन्हीं का कसूर था। तो उस तकरीर की बुनियाद पर जब वो बदतरफ हुए 6 बरस बाद, जब उनकी 60 ईयर की मुद्दत पूरी हुई, उम्र पूरी हुई, जब हमारी सरकारी वो डेट कट ऑफ डेट है, उसके बाद उनको उनके बारे में फैसला दिया गया और उनको इंसाफ मिला कि आपको तमाम मराहत मिलेंगी, पेंशन भी मिलेगी, लेकिन आप रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे। क्या पाकिस्तान का ये निज़ाम आम आदमी के लिए भी इसी तरह है? एक जज को अगर 6 साल बाद इंसाफ मिलता है तो फिर आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? यही बात है जो हम बैठकर किया करते हैं कि हमारे यहाँ फैसले कहीं और होते हैं, हमारे इदारों को मजबूत होने की जरूरत है। अगर तमाम इदारे इस आइन और कानून के मुताबिक रन करेंगे, काम करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हालात इस तरफ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है हमारी। अभी सब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान फॉरेन हमें दफ्तर खारजा को एक स्टेटमेंट देना चाहिए। वाई, कैसे दे सकते हैं आप स्टेटमेंट जब IMF आपके पाकिस्तान में मौजूद है, आपने उनसे लॉन्ग टर्म चलना है, कर्जा लेना है 3 बरस के, एक आपने एक प्रोग्राम उनसे साइन करना है, अमेरिका इंटरवीन करेगा, कैसे आप कर सकेंगे? देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि अमेरिका आपके जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें मुदाखलत करता है। ये बहुत पहले से होता आ रहा है। अब पाक चीन दोस्ती आप तसव्वुर करते हैं कि हिमालय से ऊंचे पहाड़ है, जैसे डॉक्टर साहब आपने भी जिक्र किया। हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है, वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो। हमारे यहाँ देखिए ना, पाकिस्तान अब से नहीं 2 दहाइयों से ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि किसी और को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़े। इवन अब तो इंडिया को भी इस तरह नहीं करना पड़ता। इंडिया का तो मुकाबला अब चाइना के साथ है। पाकिस्तान के फैसला साजों को ये सोचना होगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अब हमें यूनिटी दिखानी है तमाम इदारों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को। अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो फिर आपको मिलकर फैसले करने होंगे। फिर इस तरह नहीं होगा कि आप
अपने जो आपको सूट करता है उसके मुताबिक आप हालात और वक्त को देखकर अपने मुताबिक फैसले करवाएं। यही वो फैसले हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो बेतुकीर हो रही है। अब फैसला साजों को अब वक्त आ गया सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी की सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है कि आम आदमी जो है वो अब शायद उसका सब्र का जो पैमाना है वो भी लबरेज हो जाए। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आया अनवर साहब, हमारे फैसला साजों को क्या सोचना होगा? अच्छा, वैसे एक बात भाई ये है कि सोचना वैसे होगा, देखिए ना, हमें सोचना ये होगा फैसला साजों को कि आप अपने मुताबिक जो फैसले करवाते हैं, जो करते हैं, अब इस मुदाखलत को मेरा ख्याल है अब बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर सारे इदारे अपने अपने तौर पर काम करें आईन और कानून के मुताबिक, मैं समझता हूँ फिर शायद बेहतरी की तरफ हम चल पड़े। जब तक तो पैसों की जरूरत है तो उस वक्त तक उनकी बात डॉक्टर साहब, फैसला साजों से मुराद दो तरह की थी, एक इंटरनल फैसला साज है और एक बैरूनी। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है हर जो कंट्री से बड़ा डर लगता है, आप देखिए ना कि हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट को देखता है। आप देखिए बात की ना कि मजम्मत करनी चाहिए, और इता साहब ने भी कहा वैसे नहीं, मैंने कहा कैसे मजम्मत करनी चाहिए? IMF आपके पास यहाँ पर पड़ा है, आपने उनके प्रोग्राम में जाना, हम मजम्मत कर ही नहीं सकते। आप भीख मांगते हैं तो फिर आप क्या जिन्होंने पहले मजम्मत की थी ना, जिन्होंने पहले मजम्मत की थी उनका ही नहीं पता चल रहा कि उन्होंने मजम्मत ठीक की थी। फिर जो मजम्मत करते हैं। अच्छा नहीं, मैं एक मिनट बात सुने अनवर साहब, अगर आप अमरीकी सफीर को मुलाकात बख्शेंगे वज़ीर आज़म साहब, तो फिर तो जाहिर है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि उनका वज़ीर ख़ारजा आपके साथ रब्ता करे या सदर बाइडन के लेवल पे एंगेज करना पड़े। आप वज़ीर आज़म के सामने सफ़ीर बिठा के सामने तमाम लाइन लगा देते हैं, वज़ीर ख़ारजा मौजूद होता है, स्पेशल असिस्टेंट मौजूद होता है, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद होता है, स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद होता है। नोट टेकिंग का काम फॉरेन सेक्रेटरी कर रहा है, उस बंदे के नोट्स ले रहा है जो उसका काउंटर पार्ट बनता है। अमरीकी सफीर ने अगर मुलाकात करनी है तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से करनी है, या एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी से, और यहाँ पर वो नोट्स ले रहे हैं कि अमरीकी सफीर साहब क्या फरमा रहे हैं। तो जब आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को ही तबाह कर देंगे, आपको यही नहीं पता कि आपने कॉल ऑन देना है अमरीकी सफीर को, मुलाकात नहीं देनी, तो फिर आपको वो डेली अमरीकी सफीर के लेवल पे खारजा पॉलिसी और आपकी माशी ताकत का एक गठजोड़ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास माशी ताकत है तो फिर आपकी खारजा पॉलिसी। सर, जो डेस्परेशन नजर आई ना अमेरिका में कि अगर हम स्पेस छोड़ते हैं तो चाइना हमारी स्पेस कैप्चर कर लेगा, तो आप उनको सिग्नलिंग तो करें कि आप हमारे से राब्ता करेंगे इस लेवल पर। अगर प्राइम मिनिस्टर से एंगेज करना है तो एक इनिशियली इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए जो बाइडन के लेवल से, फिर उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके लेवल पर एंगेजमेंट हो। अगर अमरीकी सफीर यहां पर बैठकर इज कॉलिंग द शॉट्स ऑन बिहाफ ऑफ द US, इसका मतलब यह है कि हमारे जो सफीर हैं ये तो नेगोशिएट ही नहीं कुछ कर पाएंगे उस बंदे से जो डायरेक्टली आपके प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस करता है और वहीं से ऑर्डर्स लेता है। ये आपकी और मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है। चले देखना, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक प्रोग्राम में भी तो जाना है IMF के, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मैं इनसे आपने IMF के कहा, मैंने सोचा शायद पब्लिक के प्रोग्राम पे आना, तो हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। हम अगर उनकी लेवरेज जो है वो IMF है तो हमारी लेवरेज जो है वो फिर चाइना है। फिर आप दोनों तरफ से आप कट ऑफ नहीं कर सकते, अमेरिका से भी, आप चाइना से भी कट ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान का आप इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए कम से कम अपने कार्ड्स को तो इस्तेमाल करें। बैलेंस ही तो क्रिएट नहीं करना नहीं करेंगे हमारी गवर्नमेंट्स को। अच्छा, हम जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, हमारे जुडिशल सिस्टम पे बहुत से सवालात हैं इस वक्त। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अदलिया की पोजीशन इतनी क्यों गिर गई, क्यों इतनी नीचे आ गई? देखिए, अभी अनवर साहब और भाई साहब जो बातें बता रहे हैं वो हकायक बता रहे हैं अदलिया के पीछे ताखीर कितनी होती है, अवाम का एतमाद क्यों नहीं है उनके ऊपर। तो वो आपको याद है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसकी जो रिपोर्ट आई थी रूल ऑफ लॉ एंड, उसमें 142 ममालिक की अदलिया को उन्होंने रेट किया है और हमारा नंबर आ रहा है 130 उसके अंदर। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हकायक तो सामने है। मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना होगा वजूहात के ऊपर, और दो बड़ी वजूहात जो उसी रिपोर्ट के अंदर सलमा मुझे नजर आई। एक तो वो ये कहते हैं कि जजों के लिए जो कानूनी तालीम का मयार है वो ना होने के बराबर है, और दूसरा कहते हैं कि जजों की जो अपॉइंटमेंट है उसका तरीक़ाकार जो है उसमें ना तो शफाफियत है और ना मेरिट है। अगर ये दो चीजें होंगी तो फिर अदलिया इसी किस्म के फैसले करेगी और इसी किस्म के फिर फैसले रिवर्सल में आएंगे। तो मेरा ख्याल है करप्शन का भी जिक्र है शायद उस इंडेक्स में है, करप्शन का भी जिक्र है, लोअर जुडिशरी के हवाले से करप्शन का जिक्र है। अब देखिए कि यहाँ पे जजों की जो तैनाती होती है, अपॉइंटमेंट होती है, हमें नहीं पता उसका क्या प्रोसेस है, और ये तो पक्की बात है कि उसमें मेरिट का कोई तसव्वुर नहीं, मेरिट की कोई रैंकिंग नहीं है।
تو ہمیں حقائق ہمیں سب کو موجود ہیں. آئی تھنک ہمیں سب کو معلوم ہے جو فوکس کرنے کی بات ہے وہ وجوہات پہ ہے اور ان وجوہات کو دور کس طرح کرنا ہے. بالکل اس پہ ہمارے فیصلہ سازوں کو کام کرنا چاہیے. ایک اور چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آج واٹر ڈے سے متعلق بات کریں گے کہ ہمارے پاس ریسورسز کتنے ہیں, ہم ان کو کتنی تیزی سے ویسٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کو سیو کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پانی کی شدید قلت اس وقت پیدا ہو رہی ہے دنیا بھر میں اور پاکستان اس قلت کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہے. انور رضا صاحب, ہم کیا کر سکتے ہیں پانی کو سیو کرنے کے لیے؟ بڑے بڑے ڈیم بنانے کی باتیں ہوتی تھی لیکن ابھی تک ہم کچھ کر نہیں سکے. دیکھیے سلما, پاکستان میں پانی کو سیو کرنے کا کوئی میکانزم ہے ہی نہیں. آپ کے ڈیمز بننے چاہیے تھے, وہ نہیں بنے. دوسری بات کہ زیر زمین جو پانی ہے اس کا لیول مزید گرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ آپ پانی کنزیوم کرتے ہیں, اتنا پانی نیچے جا نہیں رہا. آپ نے اس پہ ریسرچ نہیں کی, آپ نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. اور دوسری بڑی بات, پاکستان میں اتنی تیزی سے پانی ضائع کیا جاتا ہے, آپ یقین جانیے اس پہ بھی جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے. ایڈمنسٹریٹولی پاکستان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. آپ اگر اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو وہاں پر دیکھیں ہزاروں ڈیمز بنے ہوئے ہیں, وہ پانی کو سیو کیا ہوا ہے انہوں نے. پاکستان میں اس پانی کی کمی کو شاید ہماری گورنمنٹ اتنا محسوس نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ جو پہلے حل طلب ہیں, تو اس پانی والے مسئلے کو شاید اتنا سیریس نہیں لیا جا رہا. تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, سنجیدگی سے اس پر کام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس پر آپ کو ایک آگاہی مہم شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم نے پانی کو کس طرح سیو کرنا ہے. عیسیٰ, ہم نے جتنی پریورٹی کورونا کے دنوں میں اس معاملے کو دی, بیماری کو, یا جتنی پریورٹی ہم نے اوور پاپولیشن کو دی, ہم نے پانی کے معاملے کو اتنی امپورٹنس نہیں دی. ہم نے اس طرح کی کیمپیننگ نہیں کی گورنمنٹ لیول پہ. نہیں, اس کو سیپریٹلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی کا معاملہ اوور آل ظاہر ہے کہ آپ کی جو اس وقت دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے, ان تمام چیزوں کے ساتھ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں, 9000 سے زائد گلیشیئرز ہیں, پگھل رہے ہیں بڑی تیزی سے, پانی سمندر کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو اس کو پریزرو کرنے کا, روکنے کا, یوٹیلائز کرنے کا, اپنی باقی زمینوں کو سیراب کرنے کا نظام سسٹم موجود نہیں ہے. پھر ابھی انڈیا نے پانی راوی جو ہے وہ مکمل طور پہ خشک کر دیا ہے, جس سے آنے والے سالوں میں لاہور کا سوچیں کہ کیا حال ہوگا. وہاں پر جو واٹر لیول نیچے جائے گا, انڈسٹریل بور سے پانی نہیں نکلے گا عام بندے کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو حکومت کی طرف کسی بندے کی, مجھے تو نہیں نظر آیا کہ فارن آفس نے یا پاکستان کی, اس وقت ظاہر ہے کہ جب یہ ہوا تو اس وقت کاکڑ صاحب کی ایڈمنسٹریشن تھی, لیکن پاکستان شوڈ ٹیک دیٹ اپ. اس کے علاوہ دیکھیں, پاکستان اوور آل دنیا میں کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والا 5واں سب سے زیادہ ٹارگیٹڈ ملک ہے. اور اس کو کاز کرنے والے کون ہیں؟ گلوبل نارتھ. پاکستان کی جو کاربن ایمیشنز ہیں, اس سارے معاملے کو اگر آپ اوور آل زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو پاکستان کی تو لیس دین 1% ہے پوری دنیا کی, اور 5ویں سب سے متاثرہ فریق ہیں. آپ دنیا کے جو 5-10 سب سے بڑے متاثرہ ممالک ہیں ان کو رابطہ کریں, ان کو پاکستان بلائیں, ایک تنظیم بنائیں, اکٹھے چلے جائیں, عالمی ثالثی عدالت میں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چلے جائیں, وہاں پر جا کر کہیں کہ جناب یہ جو گلوبل نارتھ ہے یہ بڑے بڑے پروجیکٹ لگاتا ہے, گلوبل وارمنگ میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, ایک ڈیمیج فنڈ اینڈ فائنانس فیسلٹی بنائی جائے. اور جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس پانی کو پریزرو کرنے کے لیے, وہاں پر کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, آبی راستوں کو بہتر بنانے کے لیے, بند پشتے تعمیر کرنے کے لیے وہ پیسہ استعمال ہو. یہ جو گلوبل نارتھ ہے, آپ دنیا کے نقشے پہ لائن لگائیں, اوپر والے ممالک انہی کی کاربن ایمیشنز ہیں. پاکستان نیبر ہے, ایک میکانزم بنا تھا کہ پاکستان کو پیسے ملیں گے, وہ آج تک نہیں بنا. وہ بالکل ایک خام خواہ صرف پی آر ایکسرسائز سے, ہم نے یہاں پر اشتہاروں میں, پریس کانفرنسز میں کہا, اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت نیبر ہے دنیا کے 2 سب سے بڑے کاربن ایمیٹرز کا, نمبر 1 چائنا, نمبر 2 انڈیا. دنیا میں سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز یہ کرتے ہیں, پاکستان لیس دین 1% سب سے زیادہ متاثر ہے. تو کہیں نا کہ بھائی اگر آپ اپنے کلین اینڈ گرین انرجی کے طریقہ کار سے اور یہ اپنی انڈسٹریلائزیشن اس پروسیس کے تحت کریں, اور یہ ممالک اس فنڈ میں پیسے ڈالیں, اور جو ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی امپروومنٹ کے لیے یہ گورنمنٹ کے لیول پر لینے کا, گورنمنٹ لیول پر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم کیا کریں پانی کو بچانے کے لیے؟ پانی ختم ہے, 1000 کیوبک میٹر فی کس پاکستان کے لیے ہے, جبکہ دنیا کی ایوریج 5000 کیوبک میٹر کی. اچھا, یہ آپ نے ابھی گلاس کا ذکر کیا کہ ہم پانی ضائع کر دیتے ہیں. دیکھیے اس وقت 96% جو پاکستان کا پانی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے, 2% یہ گھریلو ہے, 2% صنعتی ہے. تو آپ جتنا مرضی ضائع کریں گھر کے اندر اور صنعت کے اندر, اصل معاملہ ایگریکلچر کا ہے. ایگریکلچر میں ہم فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. دنیا بھر میں یہ چلا گیا ہے ڈرپ اریگیشن کے اوپر, ہم نے فلڈ نہیں کر دینا. ہم فصلیں ایسی اگا رہے ہیں جن کو بہت پانی چاہیے. گنا نہیں اگنا چاہیے اس ملک کے اندر, ہم اس سے آدھی قیمت میں برازیل سے چینی لے سکتے ہیں. یہاں پہ باجرا اگنا چاہیے, گندم اگنی چاہیے, دالیں اگنی چاہیے جن کو پانی نہیں چاہیے.
तो हमें ऐसी फसल के ऊपर फोकस करना है बिल्कुल जिसको ठीक। पानी कम चाहिए ठीक। और जो ज्यादा पानी वाली फसल है उसको डिस्करेज ठीक, आमिर सईद बास साहब। देखिए हमको 6 महीने हमें लगते हैं कि बारिश नहीं है और 6 महीने लगते हैं कि सैलाब आ गया, तो प्रायोरिटीज नहीं है, क्योंकि ये फैसले करने हैं हमारे हुक्मरानों ने, और हुक्मरानों की प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। उनकी सियासी स्कोर सेटल करने में ज्यादा दिलचस्पी होती है, बाकी जो मसाइल हैं उन्हें हल करने में ज्यादा होती है। जो नजर आने वाले हैं बज़ाहिर और मेट्रो बसेस और इन सारी चीजों में, और जो असल करने वाला काम है जिससे पूरा आप कह लेंगे मुल्क जिस चीज के ऊपर खड़ा होता है, वो हम सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। लिहाजा इसमें पॉलिसी लेवल के ऊपर डिसीजन करने की जरूरत है और उन तमाम ममालिक से बात करने की जरूरत है। पहले भी सैलाब आए, हम दुनिया के पास गए कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़े फ्लड्स हो गए, लेकिन दुनिया ने हमें ना तो कोई रिलीफ दिया और ये हमें कहा इस कि मामले को संजीदा लेना होगा लगा बिल्कुल। दिए कि 9.4 अरब डॉलर मिल गया, कहाँ मिला है वो उसमें कुछ से भी बेशतर नहीं। कर्ज भी मिला। बिल्कुल ठीक है, उसमें से हमें कुछ नहीं मिला। हमें इस मामले को सीरियस लेना होगा। तमाम पैनलिस्ट का बहुत ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।